चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाइपर यूरेसीमिया इज ऑब्जर्व्ड इन व्हिच कंडीशन, यानी कि आपका जो हाइपर यूरेसीमिया होता है ये किस कंडीशन में ऑब्जर्व करने को मिलता है। सिकल सेल एनीमिया, मल्टीपल माइलोमा, पॉलीसाइथेमिया या फिर ऑल ऑप्शन। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि हाइपर यूरेसीमिया और यूरेसीमिया होता क्या है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर बात करें यूरेसीमिया की, तो यूरेसीमिया का मतलब हो जाता है आपका यूरिक एसिड से। किससे हो जाता है? आपका यूरिक एसिड से होता है। ठीक है, अब इसके हम नॉर्मल रेंज की बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें यूरिक एसिड के नॉर्मल रेंज की, तो 2 से लेकर 7 मिलीग्राम पर डीएल होता है। क्या होता है? 2 से लेकर 7 मिलीग्राम पर डीएल इसका नॉर्मल रेंज होता है। अगर इससे अगर यूरिक एसिड आपका ज़्यादा हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं? हाइपर यूरेसीमिया कहते हैं। और अगर इस वैल्यू से आपका जो यूरिक एसिड है कम हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइपो यूरेसीमिया कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 टर्म आपके हो जाते हैं, हाइपर यूरेसीमिया और हाइपो यूरेसीमिया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पूछा है कि हाइपर यूरेसीमिया किस कंडीशन में देखने को मिलता है। तो जो आपका ऑप्शन है सिकल सेल एनीमिया, मल्टीपल माइलोमा, पॉलीसाइथेमिया और ऑल ऑप्शन। तो इसका सही आंसर जाएगा आपका यहाँ पे डी वाला ऑल ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात और बता दें कि आपका जो यूरिक एसिड होता है इसको अगर आप डिटर्मिनेशन करना चाहते हैं तो हेनरी एंड कैरीबे मेथड के द्वारा कर सकते हैं। किसके द्वारा? हेनरी और कैरीबे, ठीक है, या फिर कैरीबे जो कहते हैं, इसी मेथड के द्वारा आप इसको क्या कर सकते हैं? एस्टिमेट कर सकते हैं। तो आपके एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि आपका जो यूरिक एसिड होता है इसको किस मेथड के द्वारा एस्टिमेट करते हैं, तो हेनरी एंड कैरीबे मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें यूरिक एसिड के अलावा यहाँ पे यूरिया का, ठीक है, किसका? यूरिया का। तो यूरिया का जो नॉर्मल रेंज होता है यहाँ पर कितना होता है? 15 से 50 मिलीग्राम पर डीएल। कितना? 15 से 50 मिलीग्राम पर डीएल। ठीक है, और अगर इसके हम मेथड की बात करें तो किसके द्वारा? डाइएसिटाइल मोनोजाइम के द्वारा इसको करते हैं। किसके द्वारा? डाइएसिटाइल मोनोजाइम के द्वारा इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसका एस्टिमेशन इस मेथड के द्वारा कर सकते हैं, डाइएसिटाइल मोनोजाइम मेथड के द्वारा इसका एस्टिमेशन कर सकते हैं। किसका एस्टिमेशन? आपका यहाँ पे हो जाएगा यूरिया का एस्टिमेशन। ठीक है, नॉर्मल रेंज आपको पता चलेगा यूरिया का 15 से 50 मिलीग्राम पर डीएल होता है। ठीक है, बट क्वेश्चन आपका यूरेसीमिया पूछा था। ठीक है, यूरिया नहीं पूछा था। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा था? यूरेमिया पूछा था, मतलब कि यूरिक एसिड से हो जाता है। और अगर यहाँ पे पूछता यूरेमिया, ठीक है, यूरेमिया, तो ये किससे हो जाता है? आपका यूरिया से हो जाता है। ठीक है, ये बात को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसीलिए हमने बता दिया यूरिया और यूरिक एसिड के बारे में। ठीक, चलिए फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि बाइल इज सिक्रेटेड बाय व्हिच ऑर्गन, यानी कि आपका जो बाइल जूस होता है ये किस ऑर्गन के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, या इसको कह सकते हैं किस ऑर्गन के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, लीवर दिया है, गाल ब्लैडर दिया हुआ है, पैनक्रियाज दिया हुआ है और स्मॉल इंटेस्टाइन दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका यहाँ पे लीवर जाएगा। जो आपका बाइल होता है इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? आपके लीवर में होता है। और ये स्टोर कहाँ पे होता है? तो स्टोर की बात करें यहाँ पे तो ये आपका कहाँ पे होता है? गाल ब्लैडर में होता है। कहाँ पे होता है? गाल ब्लैडर में होता है। ठीक है, और किसके द्वारा जाता है? तो बाइल डक्ट जो होता है इसके द्वारा ये भेजा जाता है लीवर से गाल ब्लैडर में। किसके द्वारा? बाइल डक्ट के द्वारा। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा तीनों बातें। ठीक, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि बाइल इज स्टोर्ड एंड कन्वर्ट टू कंसनट्रेटेड फॉर्म बाई, यानी कि आपका जो बाइल है ये कहाँ पे स्टोर्ड रहता है और कन्वर्ट हो जाता है अपने कंसंट्रेशन के अनुसार। तो ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है लीवर है, गाल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो आपका जो पहले जो ऑप्शन था उसमें केवल एक बदला हुआ है, वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन था, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन कर दिया गया है। बट आपका जो बाइल स्टोर होता है आपको पता होगा यहाँ पे गाल ब्लैडर में होता है, क्योंकि अभी हमने बताया इसको। ठीक, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि बाइल इज एसेंशियल फॉर इडाक्यूट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ, यानी कि आपका जो बाइल होता है ये एसेंशियल होता है आपके रीएब्जॉर्प्शन में। ठीक है, किसके किसके रिजॉर्प्शन में ये एसेंशियल होता है? तो ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है फैट, विटामिन के, बोथ ए एंड बी, एंड डी आपका जो ऑप्शन दिया है एंजाइम दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका सी, यानी कि आपका जो बाइल होता है ये आपके फैट और विटामिन के दोनों को क्या करता है? रीएब्जॉर्ब करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि रिडक्शन ऑफ बाइल बाय बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस, यानी कि आपका जो बाइल है अगर इसका रिडक्शन हो रहा है बाय बैक्टीरिया के द्वारा तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस किया जाएगा। ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है बाइल साल्ट दिया हुआ है, यूरोबिलिनोजन दिया हुआ है, स्टोरोबिलिनोजन दिया हुआ है और नॉन ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लीजिए जो आपका बाइल होता है अगर आपके इसका रिडक्शन हो रहा है बाय बैक्टीरिया के द्वारा तो यहाँ पे आपका बाइल साल्ट का प्रोड्यूस होता है या फिर बाइल साल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए वाला सही जाएगा। ठीक है, बाइल साल्ट। ठीक है, यानी कि रिडक्शन ऑफ बाइल बाइल बैक्टीरिया प्रोड्यूस बाइल साल्ट। ठीक, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि बिलिरुबिन इज फॉर्म फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन
इन द सेल ऑफ, यानी कि कह रहा है कि जो बिलिरुबिन है इसका फॉर्मेशन होता है आपके हीमोग्लोबिन के ब्रेक डाउन के बाद। तो ये कहाँ पे रहता है, ठीक है, कहाँ पे इसका जो ब्रेक डाउन होता है कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका दिया है लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो, तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका यहाँ पे डी वाला। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते होंगे बोन मैरो, बट यहाँ पे दिया हुआ जो आंसर वो आपका ऑल ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसको सही मायने में देखें तो आपका जो इंडोथीलियल सेल होते हैं, ठीक है, इंडोथीलियल सेल होते हैं, यहीं पे आपके हीमोग्लोबिन क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि बिलिरुबिन व्हिच इनसॉल्युबल इन वाटर। तो अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि कौन सा जो बिलिरुबिन होता है ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, यानी कि जो आपके पानी होता है इसमें ये घुलते नहीं है, इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले बिलिरुबिन के बारे में। तो बिलिरुबिन के बारे में आपको पता चल गया होगा कि आपका जो हीमोग्लोबिन है उसके ब्रेक डाउन से ये बनता है, ठीक है, बिलिरुबिन, ठीक। तो अगर इसके फॉर्म की बात करें तो ये टू फॉर्म में रहता है, एक आपका होता है डायरेक्ट, एक होता है आपके इनडायरेक्ट, ठीक है। किस में होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है आपका यहाँ पे इनडायरेक्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट की बात करें, ठीक है, तो डायरेक्ट को कौन सा बिलिरुबिन कहते हैं, इसको कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कहते हैं। और अगर इनडायरेक्ट की बात करें तो इसको क्या कहते हैं, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कहते हैं, ठीक। तो जो लीवर से पहुंचने से पहले जो भी आपका बिलिरुबिन होता है, ठीक है, उसको क्या कौन सा बिलिरुबिन रहेगा, आपका इनडायरेक्ट बिलिरुबिन रहेगा, ठीक है। और अगर वो लीवर में पहुंच जाता है तो क्या कहलाएगा, आपका डायरेक्ट बिलिरुबिन में बदल जाता है, ठीक। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने यहाँ पे जो प्रश्न था, प्रश्न हमारे यही कह रहा था कि आपका जो बिलिरुबिन व्हिच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो हमने बिलिरुबिन के बारे में बता दिया। अब ये कह रहा है कि कौन सा बिलिरुबिन है जो कि वाटर में इनसॉल्युबल है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका दिया है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन या फिर यूरोबिलिनोजन, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, क्या जाएगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। अगर इसके दूसरे नाम की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, ठीक। और अगर यूरोबिलिनोजन की बात करें तो आपके क्या होता है, फीसस के द्वारा सीक्रेट होता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि व्हिच बिलिरुबिन इज वाटर सॉल्युबल। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पे आ गया है कि कौन सा बिलिरुबिन आपके वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन और स्टेरोबिलिनोजन, ठीक है, स्टेरोबिलिनोजन। तो जिसको जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है वाटर सॉल्युबल, ठीक है। तो जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो आपके कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होते हैं, ठीक है। ठीक उसका उल्टा अनकॉन्जुगेटेड आपका क्या रहता है, इनसॉल्युबल रहता है। तो जो आपका कॉन्जुगेटेड होगा वो क्या रहेगा, वाटर सॉल्युबल रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जाएगा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। दूसरा नाम इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बिलिरुबिन, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बिलिरुबिन, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इन व्हिच कंडीशन देयर इज ए रेज्ड लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन पेशेंट बॉडी एंड देयर इज येलो कलराइजेशन ऑफ द आई एंड सम पार्ट ऑफ स्किन। यानी कि ये कह रहा है कि ये कौन सा कंडीशन होगा जिसमें जो पेशेंट है इसमें बिलिरुबिन लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है, और इसका जो आई है ये पीला पड़ गया है और बॉडी का कुछ और पार्ट भी है जो पीला पड़ गया है। तो ये कौन सा कंडीशन हो सकता है। ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है, यूरेमिया दिया हुआ है, इक्टेरस दिया हुआ है, एनीमिया दिया हुआ है और आपका एजोटीमिया दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका इक्टेरस जाएगा। जो आपका पीलिया होता है, पीलिया के एक फॉर्म को हम इक्टेरस कहते हैं, यानी कि दूसरा नाम क्या होता है आपका इक्टेरस होता है, ठीक है। तो अगर बिलिरुबिन लेवल बढ़ा हुआ है, आंखें जो है पीली पड़ गई हैं और बॉडी के कुछ और पार्ट पीले पड़ गए हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, पीलिया कहेंगे, यानी इसको हम इक्टेरस कहते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें एनीमिया की तो आप सभी को पता होगा कि लो लेवल ऑफ ब्लड, या फिर ये कह सकते हैं कि लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, लो लेवल ऑफ आरबीसी, या फिर जो आपका ऑक्सीजन की कैपेसिटी होती है बाइंडिंग की वो कम हो जाए, ठीक है। तो इसको हम एनीमिया कहते हैं। अगर हम यूरेमिया की बात करें फ्रेंड्स, तो यूरेमिया का मतलब होता है कि जो आपका यूरिया लेवल होता है बॉडी में ये बढ़ गया होता है, सीरम यूरिया जो होता है ये बढ़ गया होता है, तो इसको हम यूरेमिया कहते हैं। और आपका जो एजोटीमिया होता है, यूरिया के साथ साथ कुछ और जो आपके नाइट्रोजन और वेस्ट होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो उसको हम एजोटीमिया कहते हैं। इसको आप वन के रूप में भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा इस साइड में लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि इन व्हिच टाइप ऑफ जॉइंटिस बिलिरुबिन इज नॉट एक्सक्रीटेड ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन इन द बाइल डक्ट आइदर बाइल स्टोन और बाई ए ट्यूमर। यानी ये कह रहा है कि आपका जो जॉइंटिस है, एक प्रकार का जॉइंटिस है जिसमें आपका जो बिलिरुबिन है ये नॉट एक्सक्रीटेड हो रहा है ड्यू टू, यानी कि आपका जो बाइल डक्ट है, जो आपका रास्ता है जहाँ से आपका लीवर से आपके गाल स्टोन में आपका जो बाइल है ये पहुंचता है, ये क्या हुआ है, ये गड़बड़ी हो गया है। किसके कारण, आपका जो गाल स्टोन हो गया है उसमें, ठीक है, या फिर आपका ट्यूमर हो गया है, ठीक है। तो इसमें कौन सा यहाँ पे जॉइंटिस हो सकता है, प्री हिपेटिक जॉइंटिस,
हिपैटिक जॉइंडिस, पोस्ट हिपैटिक जॉइंडिस और नन ऑप्शन। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका यहाँ पे सी वाला पोस्ट हिपैटिक जॉइंडिस। ठीक है, तो आपके जो जॉइंडिस होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, प्री हिपैटिक, हिपैटिक और आपके पोस्ट हिपैटिक। ठीक है, अगर लीवर से पहुंचने से पहले अगर वो जॉइंडिस है तो इसको क्या कहते हैं, प्री हिपैटिक जॉइंडिस कहते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द नॉर्मल सीरम टोटल बिलिरुबिन लेवल इन द बॉडी, यानी कि आपका जो नॉर्मल बिलिरुबिन होता है, टोटल बिलिरुबिन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नॉर्मल सीरम टोटल बिलिरुबिन जो होता है इसका लेवल क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा जो आपका बिलिरुबिन है इसको हम 3 फॉर्म में नापते हैं। ठीक है, एक आपका हो जाता है टोटल बिलिरुबिन, एक आपका हो जाता है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, एक आपका हो जाता है डायरेक्ट बिलिरुबिन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, टोटल बिलिरुबिन पूछा गया है। तो जो ऑप्शन हमारे हैं 0.2 से 1.0 मिलीग्राम पर डीएल, 0 से 0.2 मिलीग्राम पर डीएल, 0.5 से 3.4 मिलीग्राम पर डीएल या फिर 3.5 से 5 मिलीग्राम पर डीएल। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर जाएगा 0.2 से 1.0 मिलीग्राम पर डीएल। ठीक है, यानी कि 0.2 से 1 मिलीग्राम पर डीएल के बीच में आपका टोटल बिलिरुबिन नापा जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इन प्री हिपैटिक जॉइंडिस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल इन द सीरम इज, यानी कि अगर आपको यहाँ पे प्री हिपैटिक जॉइंडिस हो गया है तो इसमें आपका जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल होगा ये क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा, नॉर्मल रहेगा, बोथ ए बी या फिर नन ऑप्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पहले ही बताया कि अगर लीवर में पहुंचने से पहले आपको जॉइंडिस है तो आपका प्री हिपैटिक जॉइंडिस कहलाता है, यानी कि हिपैटिक यानी कि लीवर से पहुंचने वाले से पहले वाला जो जॉइंडिस है वो आपका प्री हिपैटिक जॉइंडिस कहलाता है। और इसमें अगर कॉन्जुगेटेड के बिलिरुबिन की बात करें तो आपका जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है, हमने बताया था कि ये लीवर में पहुंचने के बाद यहाँ पे इसका फॉर्मेशन समझिए कि होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन से जो भी होता है, आप अगर हीमोग्लोबिन का जो ब्रेकडाउन होता है वो वाला लेक्चर लेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पे जो प्री हिपैटिक जॉइंडिस है, ठीक है, इसमें अगर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की बात करें तो यहाँ पे कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का कोई रोल नहीं रहता है, इसीलिए आपका ये क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही जाएगा। यहाँ पे अगर डिस्टर्बेंस होगा तो किसमें होगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में इसका डिस्टर्बेंस होगा, यानी कि आपका इनडायरेक्ट बिलिरुबिन में आपका डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, चलिए भी आगे और बताते हैं कि कहाँ कहाँ पे दोनों का डिस्टर्बेंस हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, इन ह्यूज कंडीशन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल इन सीरम इज डिक्रीज। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं, इन ह्यूज कंडीशन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल इन सीरम इज डिक्रीज, यानी कि किस कंडीशन में आपका जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगा उसका जो लेवल है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा आपके सीरम में। ठीक है, गिलबर्ट डिजीज, ठीक है, क्रिगलर नेजर सिंड्रोम, प्री हिपैटिक जॉइंडिस और आपका यहाँ पे नन ऑप्शन। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका बी वाला सही जाएगा, नेजर सिंड्रोम वाला। ठीक है, नेजर सिंड्रोम के केस में आपका जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है ये क्या रहता है, डिक्रीज रहता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि इन नॉर्मल कंडीशन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल इन सीरम इज, यानी कि आपका जो कौन सा नॉर्मल कंडीशन है जिसमें आपका जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल है वो क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। तो फ्रेंड्स हमने आपको बताया कि आपका जो बिलिरुबिन होता है इसको नापने के लिए हम 3 प्रकार लेते हैं। ठीक है, एक आपका टोटल बिलिरुबिन हो जाता है, एक आपका यहाँ पे इनडायरेक्ट वाला बिलिरुबिन हो जाता है और दूसरा आपका क्या हो जाता है, डायरेक्ट वाला। ठीक है, अगर इनडायरेक्ट की बात करें तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और डायरेक्ट की बात करें आपको तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे पूछा गया है कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का नॉर्मल लेवल क्या होता है आपके सीरम में। तो जो ऑप्शन आपका दिया है 0 से 0.2 मिलीग्राम पर डीएल, 0.3 से 1.2 मिलीग्राम पर डीएल, 0.4 से 2.3 मिलीग्राम पर डीएल। ठीक है, 0.5 से 3.2 मिलीग्राम पर डीएल। ठीक है, तो हमने हिंदी इंग्लिश दोनों बता दिया है। ठीक है, कुछ को इंग्लिश में यूज किया, कुछ को हिंदी में। चलिए बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका ए वाला जाएगा। ठीक है, 0 से 2.0 मिलीग्राम पर डीएल। ठीक है, यानी कि आपका जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है इसका नॉर्मल लेवल क्या होता है, 0 से लेकर 0.2 मिलीग्राम पर डीएल। और ये क्वेश्चन जितने भी आपके नॉर्मल लेवल से हैं, ठीक है, चाहे आपका यूरिया हो, ठीक है, चाहे आपका यहाँ पे यूरिक एसिड हो, चाहे आपका बिलिरुबिन हो, हर बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, जहाँ तक कि आपके क्रिएटिनिन का कई बार पूछा गया है। ठीक, साथ में अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इन ह्यूज कंडीशन यूरोबिलिनोजन लेवल इन यूरिन इज इंक्रीज, यानी कि कौन सा कंडीशन है जिसमें आपका जो यूरोबिलिनोजन है ये क्या होता है, इंक्रीज रहता है आपके यूरिन में। ठीक है, तो समझिए आपका जो यूरोबिलिनोजन होता है, ठीक है, ये कब निकलता है आपके यूरिन में,
ठीक है, और वो आपका जो स्टेरोबिलिनोजन होता है ये आपके फीसेस में कब निकलता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो फीसेस में और आपके यूरिन में जो यूरोबिलिनोजन और स्टेरोबिलिनोजन है ये निकलने के कारण यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, इन नॉर्मल कंडीशन, इन प्री हिपैटिक जॉन्डिस, इन हिपैटिक जॉन्डिस, इन पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। तो इसका सही आंसर जाएगा आपका इन प्री हिपैटिक जॉन्डिस, यानी कि आपका जो प्री हिपैटिक जॉन्डिस होता है इसमें यूरोबिलिनोजन आपके यूरिन से और स्टेरोबिलिनोजन आपके फीसेस से निकलेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि इन विच कंडीशन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल रिमेन नॉर्मल, यानी कि किन कंडीशन में आपका जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है ये क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। तो ठीक है, तो आपका प्री हिपैटिक जॉन्डिस, हिपैटिक जॉन्डिस बोथ ए एंड बी और पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका यहाँ पे जाएगा प्री हिपैटिक जॉन्डिस, ठीक है। आपके प्री हिपैटिक जॉन्डिस में आपका जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ये क्या रहेगा, ये नॉर्मल रहेगा। अगर इसके इंक्रीज की बात करें तो आपका यहाँ पे रहेगा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है। प्री हिपैटिक जॉन्डिस में आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा, ठीक है। अगर हिपैटिक जॉन्डिस की बात करें तो हिपैटिक जॉन्डिस में आपका कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा। और अगर यहाँ पे बात करें पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस में तो यहाँ पे आपका जो यूरोबिलिनोजन है, सॉरी जो आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है और आपका कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, ठीक है, ये दोनों क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा, ठीक है। आपका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों यहाँ पे क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा। अगर आप इस तरह कहना चाहें तो ये भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे और लास्ट प्रश्न पे। ये कह रहा है कि which मेथड इज यूज टू डिटर्मिनेशन बिलिरुबिन इन द सीरम, यानी कि कौन सा मेथड है जिसके द्वारा हम बिलिरुबिन सीरम को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं या इसका मात्रा का पता लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका जो यूपीएनएचएम था इसके वाले एग्जाम में आपका ये पूछा गया था कि आपका जो बिलिरुबिन है इसको हम किस मेथड के द्वारा कर सकते हैं, और आपका एक और आया था क्रिएटिनिन को हम किस मेथड के द्वारा कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका वन डे वर्क डायजो रिएक्शन के द्वारा हम बिलिरुबिन का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन थे हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा है कृपया लाइक करके बताएं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़ जाइए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को नहीं मिलेंगी। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।